तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइम्स। लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव फिनिश्ड अबाउट द प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन के बारे में हमने सारी चीज़ें देखी और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन के जो 4 लेवल के जो स्ट्रक्चर्स थे वो स्ट्रक्चर्स को भी हमने फिनिश कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल दैट इज़ कॉल्ड एज एंजाइम्स। फाइन। अच्छा, अब इसमें एक बात ये याद रखिए कि जो एंजाइम्स हैं ना ये भी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स। अगर हम लोग इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे और जो है मतलब बेसिकली अगर उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा जाएगा ना तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स भी मोस्टली कौन से होते हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना। हमने 2 टाइप के प्रोटीन देखे, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो हैं वो बेसिकली एंजाइम्स उन कैटेगरीज़ में आते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब अगर एंजाइम्स प्रोटीन है तो उनको फिर अलग से नाम देने की क्या ज़रूरत है ना, उनको जो है एंजाइम बोलने की क्या ज़रूरत है ना, नाम ही क्यों अलग दे दिया। ये भी तो प्रोटीन है तो प्रोटीन बोला जाएगा, एंजाइम क्यों बोला जाएगा उनको। आती है बात समझ में। तो याद रखना कि जो जितने भी एंजाइम्स हैं या ये जो इस कैटेगरी के अंदर के जितने भी प्रोटीन्स हैं ना उन सब की एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली एंजाइम्स को अलग नाम एंजाइम इसलिए दिया गया कि हैं तो प्रोटीन, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जिनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं, इन एंजाइम की जो फंक्शनैलिटी है ना वो बाकी के प्रोटीन से अलग होती है और मतलब एक डिफरेंट टाइप का वो लोग काम करते हैं। तो याद रखना एंजाइम्स आर एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट, बस ये है। तो दिस इज़ द फंक्शनैलिटी और दिस इज़ वी कैन से द वर्किंग ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है या ये जो प्रोटीन की कैटेगरी है बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, तो ये होते हैं बायो कैटलिस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट है ना, सबसे पहले तो 2 टर्म है इसमें, क्या बायो एक है कैटलिस्ट। बायो हम सबको पता है ना, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी से बना मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, बायोलॉजी या बायो। कैटलिस्ट हम सबको पता है केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इन्हांस करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन अगर 10 मिनट में ख़त्म हो रही है, अगर हमने उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो वो और कम टाइम में 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए या किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट, ठीक है। तो याद रखना एंजाइम्स आर नथिंग बट द बायो कैटलिस्ट। के बायो कैटलिस्ट मतलब हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती है ना, जिन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बोला जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब क्या, बॉडी के अंदर हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी रिएक्शन, क्योंकि ये सब के सब क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन है ना, जैसे मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस है, रेस्पिरेशन की रिएक्शंस है ना, इसी तरह और भी बहुत सारी बायोलॉजी वाले को पता ही होगा। तो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सब रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम करने वाले जो स्पीसीज़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंजाइम्स कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम्स आर नथिंग बट द बायो कैटलिस्ट, कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर एज अ कैटलिस्ट करते हैं काम। फाइन, इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं एक एक पॉइंट। एवरी लिविंग सेल कंटेन्स एटलीस्ट 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं के जो सेल्स वगैरह हैं, तो एवरी लिविंग सेल के अंदर या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब अंदर एटलीस्ट हमको 1000 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम मिलेंगे। और याद रखना ये जो एंजाइम्स होते हैं ना ये होते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक मतलब किसी एक चीज़ के साथ जुड़े रहना। तो याद रखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, एक केमिकल रिएक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम जो यूज़ हो रहा है जो उस रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, उस रिएक्शन की जो स्पीड को बढ़ा रहा है, तो वो एंजाइम किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन के अंदर काम नहीं कर सकता, या चाहे वो रिएक्शन उसके मिलती जुलती है, उसके सिमिलर रिएक्शन क्यों ना हो। हमारे पास जो है अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें या दूसरे एंजाइम के अलावा दूसरे कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो एक एक कैटलिस्ट कई कई रिएक्शन के अंदर काम करता है,
है ना। जैसे लेट से अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन की बात करें तो उसमें आयरन है, निकल है, जिंक है, ये सारे काम करते हैं। तो ये बहुत सारे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजनेशन का काम करेंगे एक सिंगल कैटलिस्ट। लेकिन एक चीज़ ये याद रखो, एंजाइम्स के केस में ऐसा नहीं होता। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब जो एंजाइम, ध्यान से सुनिए, जो एंजाइम अगर किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, तो वो उसी केमिकल रिएक्शन में काम करेगा, वो किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन में काम नहीं करेगा। समझ में आती है बात? इवन दो वो रिएक्शन के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लेट्स से हमने ये रिएक्शन स्टार्ट में भी देखी थी कि हमारे पास है सुक्रोज, उसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, उससे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है। ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में। तो सुक्रोज प्लस हाइड्रोलिसिस, उससे मिला ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। उसमें हमने एक चीज़ यूज़ की थी, इन्वर्टेज। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स में देखोगे तो आपको दिख जाएगा इन्वर्टेज, है ना। इन्वर्टेज ये एक एंजाइम है ना। इन्वर्टेज इज़ नथिंग बट एन एंजाइम। तो ये एंजाइम का काम क्या है, ये वाली जो रिएक्शन है सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सुक्रोज की जगह लेट से मैंने ले लिया मेल्टोज ले लिया, ठीक है, मेल्टोज ले लिया, या उसकी जगह मैंने ले लिया लेट से लैक्टोज ले लिया। ये सारे भी क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं। इनका फार्मूला भी बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बस कोई ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है ना, इस तरीके से। तो याद रखना, अब देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, रिएक्शन की टाइप सेम है। उसमें भी मेल्टोज और लैक्टोज का भी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। सुक्रोज का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। मेल्टोज का भी हाइड्रोलिसिस होता है, 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। मेल्टोज लैक्टोज इनका भी होता है, क्या मिलते हैं, 2 मोनोसैकेराइड। लेकिन अगर हम लोग इन्वर्टेज इनमें यूज़ करना चाहें तो ये इन्वर्टेज इसमें काम नहीं करेगी। इन्वर्टेज सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा सकता है, मेल्टोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेज से नहीं होगा, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेज से नहीं होगा। तो अब इससे ये समझिए कि हमारा एंजाइम कितना स्पेसिफिक है हमारे नेचर में, बिल्कुल हाईली स्पेसिफिक इन द सेंस वो जो काम, मतलब जो रिएक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ हो रहा है वो उसी रिएक्शन के ऊपर काम कर सकता है, दूसरी रिएक्शंस के अंदर वो काम नहीं कर सकता, इवन दो उनके अंदर सिमिलैरिटी होगी जब भी वो काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर प्रोटीन तो होते ही हैं, ग्लोबुलर टाइप के होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं और हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं। और याद रखना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कोई एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻20 टाइम्स तक क्या कर सकता है, इन्हांस कर सकता है। मतलब उसकी स्पीड को 10⁻20 टाइम्स तक क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। आती है बात समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये थोड़ा उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे की तरफ। ओके, नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। कि अब हमारे जो एंजाइम है ना, जो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, तो बेसिकली वो कैटलिस्ट का काम कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो देखना है। देखो, अगर कैटलिसिस एक्टिविटी अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने देखा था 11 चैप्टर के अंदर एड्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स के अंदर, है ना, सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी देखी थी। तो बेसिकली कैटलिस्ट के ऊपर क्या होता है कि देखो, ये मेरा कैटलिस्ट है, इसके ऊपर दिस इज़ माई रिएक्टेंट ना। बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता है क्या, रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये मेरा अगर कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस पर आएगा रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट बनकर बाहर निकल जाएगा और कैटलिस्ट की सरफेस फिर से क्या हो जाएगी, एम्प्टी। तो कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट आते हैं, यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ से बनते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़कर निकल जाते हैं और पहले का कैटलिस्ट फिर से क्या होता है ना। तो कैटलिस्ट तो होता है क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। खुद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, याद रखना। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को अपनी सरफेस पर कराएगा, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, जैसा पहले था वैसे ही रहता है। तो अभी देखो, कैटलिस्ट ऐसा है, यहाँ पर आया रिएक्टेंट, ठीक है, इनकी सरफेस पर क्या हुई, रिएक्शन हुई, और जब ये बाहर प्रोडक्ट बनकर बाहर निकला तो कैटलिस्ट फिर से हमको कैसा मिल गया, पहले जैसा था वैसे ही। तो ये होता है कैटलिस्ट का काम, कि कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट आता है, एड्जॉर्ब होता है, उसके सरफेस के ऊपर रिएक्शन होती है, वहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ देते हैं और वापस से कैटलिस्ट की सरफेस एम्प्टी हो जाती है। ये होता है पूरा प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर, अब ये एंजाइम का जो मैकेनिज्म है कैटालिसिस का, वो लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये याद रखना। दिस इज़ द लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म पता ही होगा ना सबको,
कि लॉक होता है, उसके अंदर अगर हम लोग की को इंसर्ट करेंगे तो कौन सी की जाएगी उसके अंदर, जिसके अंदर लॉकिंग का पैटर्न है ना, मतलब जो लॉक के अंदर जो बोलना चाहिए जो सुराख हैं या जो पैचेस हैं, है ना, जो बने हैं, जो जिस तरीके से लॉक की डिज़ाइन, अगर की डिज़ाइन भी सेम होगी तो उसके अंदर क्या होगा, वो की फिट होगी, अदरवाइज़ वो की फिट नहीं होगी। तो लॉक के अंदर की कैविटी और की का जो उसके अंदर की जो डिज़ाइन है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, जब जाकर क्या होगा, लॉक और की आपस में मतलब जॉइंट हो जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब देखो ये एक मेरा एंजाइम है, ये एक शेप का एंजाइम है, ठीक है। तो जो दिस इज़ द शेप ऑफ माय एंजाइम, ये मेरा एक एंजाइम का शेप हो गया। अब इस एंजाइम के अंदर जो होता है ना, एक होती है एक्टिव साइट, है ना। देखो ये है हमारी क्या, ये वाली जो साइट है इसको बोला जाता है एक्टिव साइट। तो बेसिकली ये जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट के अंदर जाकर हमारा रिएक्टेंट जाकर एंजाइम के साथ जुड़ता है। इस एक्टिव साइट है ना, ये जो एंजाइम की साइट दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और इस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में क्या आएगा, हमारा रिएक्टेंट आएगा और रिएक्टेंट आकर यहाँ पर जुड़ेगा। अब देखिए रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं ना। सबस्ट्रेट मतलब क्या, वी कैन से दैट इज़ द रिएक्टेंट, ठीक है। हम लोग इसको रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, उसको सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। अब एक बात बताइए कि जब हमारे एंजाइम के ये एक्टिव साइट का शेप ये है, तो अगर हमारा सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट भी इसी शेप का हो, जब भी तो इसके अंदर फिट बैठेगा ना, यस और नो। अगर हमारा जो सबस्ट्रेट इस शेप का हो गया, लेट से ऐसे शेप का हो गया, पूरा फिट बैठेगा क्या, नहीं। इस शेप का रहा, फिट बैठेगा नहीं। कोई और शेप का रहा इस तरीके से, तो ये इसके अंदर फिट बैठेगा नहीं। तो इसीलिए एंजाइम की जो मतलब रिएक्शन की जो स्पेसिफिसिटी है वो यहाँ से आती है कि हाईली स्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि इस बस जो सबस्ट्रेट या जो रिएक्टेंट उसकी एक्टिव साइट्स के हिसाब से बराबर। अब देखो ये लॉक हो गया, फॉर एग्जांपल ये की हो गया, समझ में आया। इसके होल के अंदर ये आराम से जा सकता है, जैसे लॉक के होल के अंदर की कब जाती है, जब पैटर्न मैच करते हैं। तो इसका ये वाला पैटर्न और इसका ये वाला पैटर्न, ये दोनों मैच हो रहे हैं ना, इसलिए सबस्ट्रेट क्या होगा, आराम से इसके अंदर फिट बैठेगा। दैट्स वाई एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। आती है बात समझ में। तो ये जिस साइड के अंदर, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, जिस साइड के अंदर सबस्ट्रेट आकर जो है एंजाइम के साथ ज्वाइंट होगा लॉक एंड की फैशन में, उस साइड को क्या बोला जाता है, एक्टिव साइड, ठीक है। ये सारे बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर फिट बैठेंगे, इसलिए ये वाले सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो अब देखिए अब होगा क्या कि ये जो सबस्ट्रेट है या ये जो रिएक्टेंट है इस एंजाइम की एक्टिव साइट में गया और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बना, है ना। ये वाला पार्ट मेरा एंजाइम का है और ये जो पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ माय सबस्ट्रेट पार्ट, ठीक है। अब ये एंजाइम की सरफेस पर आ गया, इसके साथ ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी और ये सबस्ट्रेट या ये रिएक्टेंट क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। अब एक मरतबा ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, तो वो प्रोडक्ट को क्या करना है, ये एंजाइम की साइड को छोड़ना है ना। तो ये एंजाइम की एक्टिव साइड को छोड़कर क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट बाहर। अब देखो एक के एक भी बन सकता है, एक का 2 प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक का 3 भी बन सकता है, डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट हो गए। तो ये हुआ कब, जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइंट हुए और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गया ना। ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है, केमिकल रिएक्शन का एरिया है। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर। अब जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, अब एक मरतबा प्रोडक्ट बन गया, अब वहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत है क्या, नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट क्या होते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज़ हो जाते हैं। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट। अब देखो ये वाला एंजाइम फिर से एम्प्टी हो गया, यस, ये वाला एंजाइम क्या हो गया, फिर से एम्प्टी हो गया और फिर से ये एम्प्टी एंजाइम क्या करेगा, दूसरे सबस्ट्रेट को लाकर इसकी सरफेस के अंदर लॉक एंड की फैशन से इसके अंदर अपने आप को मतलब ज्वाइन कर लेगा और वापस से पूरा प्रोसीजर क्या होगा, फॉलो होगा। आती है बात समझ में। तो ये इतना स्पीड होता है कि एक एक एंजाइम एक एक सेकंड में थाउजेंड सबस्ट्रेट को लाता है, रिएक्ट कराता है, प्रोडक्ट बाहर निकालता है, फिर से दूसरा आएगा। तो एक सेकंड में, अभी बताया ना मैंने, स्पीड अप एक 10⁻20 टाइम्स तक स्पीड अप करता है। तो एक एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ सबस्ट्रेट क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं इस तरीके से। आगे बात समझ में। इसमें एक टर्म याद रखना, ये आगे आप लोग जब हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हेलो अल्केन्स वाला पार्ट, तो उसमें आएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी एक टर्म है, अभी सिर्फ याद रखिए टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली कैटलिस्ट का जो काम है ना, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को
डिक्रीज़ करने का काम करता है। कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करने का काम करता है। तो जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ना, उतनी हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्पीड होगी। ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखो, क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोग आगे जब चलेंगे उसके बाद उसमें देखेंगे। तो एक पॉइंट ये याद रखो कि कैटलिस्ट का जो काम होता है वो, देखो रिएक्शन इंक्रीज़ है ना, केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ होती है, और स्पीड इंक्रीज़ होती है इसका मतलब वो क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। तो जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये एक पॉइंट भी आप लोग याद रखना। तो होप आप लोगों को मैकेनिज़्म भी इसका क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट एंजाइम का बारे में लास्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, है ना। कि अब एंजाइम का काम क्या है, किसी भी केमिकल बायोलॉजिकल, है ना, बेसिकली एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट होते हैं कि जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस है हमारी लिविंग बॉडीज़ के अंदर, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके अंदर जो भी रिएक्शन होगी उनको क्या करते हैं, एनहांस करने का काम करते हैं। लेकिन अब देखो है तो वो कैटालिसिस, ठीक है, या कैटलिस्ट हैं, उनका काम कैटालिसिस का होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब एक नई जो है मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडीज़ के अंदर से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से, है ना, जो एंजाइम्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। बॉडीज़ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये लिविंग सेल्स के अंदर से क्या करेंगे, एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करना, एंजाइम्स को निकालने का काम करेंगे। और वो एंजाइम जब हम लोग उसके अंदर से निकाल लेंगे, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो अब उसको हम लोग दूसरे ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको स्पीड अप करने का काम भी हम लोग उस एंजाइम से कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बेसिकली एंजाइम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो लिविंग मतलब बॉडीज़ के अंदर उसको मतलब वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर की जो रिएक्शन है उसको इन्हांस करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की वजह से उस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करें, क्योंकि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं ना, तो उस पर से कुछ प्रोसेसिंग करके हम लोग उसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम वो एंजाइम्स के ज़रिए से कर सकते हैं। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड, अब एंजाइम का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नए एंजाइम्स बना सकते हैं, सिंथेटिक एंजाइम्स वी कैन से, है ना, जो सेम जो है प्रॉपर्टीज़ के हों, सेम स्ट्रक्चर के हों, सेम फंक्शनलिटी के हों, और उन एंजाइम्स को बाहर यूज़ कर सकते हैं। कि हमने एक मैन मेड एंजाइम बना लिया वी कैन से, सिंथेटिक एंजाइम बन, जैसे कॉटन है ना, जैसे एक फाइबर होता है नेचुरल फाइबर कॉटन, है ना, इसी तरह हमने एक सिंथेटिक फाइबर नायलॉन वगैरह बना लिया। तो सिमिलरली एंजाइम नेचुरल होते हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया, सिंथेटिक एंजाइम या मैन मेड एंजाइम बना लिए जो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हम लोग बनाए हैं और बनाते भी हैं। तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज को कन्वर्जन, है ना, देखो ग्लूकोज बाहर मिलता भी है ना, जैसे ग्लूकोज की ड्रिंक्स होती हैं सारी चीज़ें। तो ग्लूकोज से अगर हम लोग फ्रुक्टोज का कन्वर्जन करते हैं तो वो रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे बोला जाता है ग्लूकोज आइसोमेरेज। ठीक है, तो ग्लूकोज आइसोमेरेज, 2-3 नाम है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ग्लूकोज आइसोमेरेज का काम क्या है, ग्लूकोज से किसका कन्वर्जन होना, उसमें फ्रुक्टोज का कन्वर्जन। दूसरा है न्यू एंटीबायोटिक, है ना, अगर नई एंटीबायोटिक्स, अभी देखो एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारी टाइप्स की आती है ना, तो जो नई नई एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं वो उस रिएक्शंस के अंदर हम लोग एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिन जी एसिलेस। याद रखना, एंजाइम समझेगा कैसे, एंजाइम के लास्ट में ASE लिखा जाता है, जैसे इन्वर्टेज है, माल्टेज है, इसी तरह आइसोमेरेज है, एसिलेज है ना। तो ASE जिसके भी वर्ड के लास्ट में ASE आ जाए समझ लो कि वो क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, जो हमारे कपड़ा धोने के जो डिटर्जेंट आते हैं। अब ये रिएक्शन तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन नहीं है ना, लेकिन हमने क्या किया, एक एंजाइम को बॉडी के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया, या हमने एक मैन मेड एक सिंथेटिक एंजाइम बनाया जिसका नाम है प्रोटीएज। और वो प्रोटीएज का काम क्या है, वो लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो बनता है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको एनहांस करने का काम करता है। एंड फाइनली हम लोग, है ना, कॉस्मेटिक्स के अंदर एक कंपाउंड होते हैं ईस्टर्स, है ना, ईस्टर हम सबको पता है, RCOOR वो ईस्टर होता है। कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत सारे ईस्टर्स यूज़ करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ईस्टर्स के बनाने की,
वो लोग हम लोग बहुत सारे जो एंजाइम यूज़ करते हैं उस एंजाइम को हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंजाइम्स के थ्रू बना सकते हैं। मतलब वो एंजाइम कैसे होते हैं, जेनेटिक सब आप सबको पता ही है, बायोलॉजी के अंदर जेनेटिकल है ना, जेनेटिक चेंजेस वगैरह। तो जेनेटिकली एंजाइम्स के अंदर थोड़ी इंजीनियरिंग की जाती है, मतलब थोड़ा प्रोसेस किया जाता है ना, एंजाइम्स के अंदर प्रोसेस करके उसकी जेनेटिक्स से खेल कर उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब वो एंजाइम इस काबिल हो गए कि वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईस्टर्स के अंदर क्या करते हैं, हमको काम देते हैं। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो है आप लोगों को कौन सी रिएक्शन में कौन सा टाइप का एंजाइम यूज़ हो रहा है, बस वो एंजाइम आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में आया तो 1 आध मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिर्फ याद रखने वाला है। आती है बात समझ में? तो ये हमारा यहाँ पर एंजाइम्स का पार्ट भी अपना फिनिश हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अगले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।